भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। त्योहारों की गूंज सुनाई दे रही है चारों तरफ। दिवाली दरवाजे पर दस्तक दे रही है और आज एक ऐसा अवसर है, इस एक ही परिश्रम में, इस एक ही प्रेमाइसिस में, परिसर में, एक ही मंच पर स्टार्टअप भी हैं और देश के लाखों किसान भी हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। एक प्रकार से ये समारोह इस मंत्र का जीवंत स्वरूप हमें नजर आ रहा है। साथियों, भारत की खेती के सभी बड़े भागीदार आज रूबरू में और वर्चुअली पूरे देश के हर कोने में इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मंच से आज किसानों के जीवन को और आसान बनाने, किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज देश में 600 से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत हो रही है। और मैं अभी यहां जो प्रदर्शनी लगी है उसे देख रहा था। एक से बढ़कर एक ऐसी अनेक टेक्नोलॉजी के इनोवेशन वहां है, तो मेरा मन तो कर रहा था कि वहां जरा और ज्यादा रुक जाऊं, लेकिन त्योहारों की सीजन है, आपको ज्यादा रोकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं मंच पे चला आया। लेकिन वहां मैंने ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की जो रचना देखी, उसका एक जो मॉडल खड़ा किया है, मैं वाकई मनसुख भाई और उनकी टीम को बधाई देता हूं। ये किसान के लिए सिर्फ उर्वरक खरीद बिक्री का केंद्र नहीं है, एक संपूर्ण रूप से किसान के साथ घनिष्ठ नाता जोड़ने वाला, उसकी हर सवालों का जवाब देने वाला, उसकी हर आवश्यकता में मदद करने वाला ये किसान समृद्धि केंद्र बना है। साथियों, थोड़ी देर पहले ही देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। मैं इस दिवाली के पहले पैसे का पहुंचना, खेती के अनेक महत्वपूर्ण कामों के समय पैसा पहुंचना
मैं सभी हमारे लाभार्थी किसान परिवारों को, देश के कोने कोने में सभी किसानों को, उनके परिवारजनों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप यहां पर उसका जो आयोजन में आया है, मैं उन सबका भी जो हिस्सा ले रहे हैं, किसानों की भलाई के लिए उन्होंने जो नए नए इनोवेशन किए हैं, उनकी मेहनत कैसे कम हो, उनके पैसों में बचत कैसे हो, उनके काम में गति कैसे बढ़े, उनकी सीमित जमीन में ज्यादा उत्पादन कैसे हो, ऐसे अनेक काम ये हमारे स्टार्टअप वाले हमारे नौजवानों ने किए हैं। मैं वो भी देख रहा था, एक से बढ़कर एक इनोवेशन नजर आ रहे हैं। मैं ऐसे सभी युवाओं को भी जो आज किसानों के साथ जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका इसमें भागीदार होने के लिए हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना है। ये शुरू हो गया आज। 2014 से पहले फर्टिलाइजर सेक्टर में कितने बड़े संकट थे, कैसे यूरिया की कालाबाजारी होती थी, कैसे किसानों का हक छीना जाता था और बदले में किसानों को लाठियां झेलनी पड़ती थी। ये हमारे किसान भाई बहन 2014 के पहले के वो दिन कभी नहीं भूल सकते। देश में यूरिया के बड़े बड़े कारखाने बरसों पहले ही बंद हो चुके थे, क्योंकि एक नई दुनिया खड़ी हो गई थी। इंपोर्ट करने से कई लोगों के घर भरते थे, जेब भरते थे, इसलिए यहां कारखाने बंद होने में उनका आनंद था। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई। हमने बरसों से बंद पड़े देश के 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की है। साथियों, अब तो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया, प्रवाही नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। नैनो यूरिया कम खर्च में अधिक प्रोडक्शन का माध्यम है। एक बोरी यूरिया, आप सोचिए, एक बोरी यूरिया को जिसके लिए जरूरत लगती है, वो काम हम नैनो यूरिया की एक छोटी सी बोतल से हो जाता है। ये विज्ञान का कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है, और इसके कारण किसानों को ये यूरिया के बोरे लाना, ले जाना, उसकी मेहनत, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और घर में भी जाकर के रखने के लिए जगह, इस सब मुसीबतों से मुक्ति। अब आप आए बाजार में 10 चीजें ले रहे हैं, एक बोतल जेब में डाल दिया, अपना काम हो गया। फर्टिलाइजर सेक्टर में रिफॉर्म्स के हमारे अब तक के प्रयासों में आज 2 और प्रमुख रिफॉर्म, बड़े बदलाव जुड़ने जा रहे हैं। पहला बदलाव यह है कि आज से देश भर की
3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही मिलेगी ऐसा नहीं, बल्कि बीज हो, उपकरण हो, सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग हो, हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वो इन केंद्रों पर एक ही जगह पर मिलेगी। हमारे किसान भाई बहनों को अब कभी यहां जाओ फिर वहां जाओ, यहां भटको वहां भटको, इस सारी झंझट से भी मेरे किसान भाइयों को मुक्ति। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव किया है, अभी नरेंद्र सिंह जी तोमर बड़े विस्तार से उसका वर्णन कर रहे थे। वो बदलाव है खाद के ब्रांड के संबंध में, उसके नाम के संबंध में, प्रोडक्शन की समान क्वालिटी के संबंध में। अभी तक इन कंपनियों के प्रचार अभियानों के कारण और वहां जो फर्टिलाइजर बेचने वाले लोग होते हैं, जिसको ज्यादा कमीशन मिलता है तो वो ब्रांड ज्यादा बेचता है, कमीशन कम मिलता है तो ब्रांड का वो ब्रांड बेचता नहीं है। और इसके कारण किसान को जरूरत के हिसाब से जो गुणवत्ता वाला खाद मिलना चाहिए, वो इन स्पर्धा के कारण, भिन्न भिन्न नामों के कारण और वो बेचने वाले एजेंटों की मनमानी के कारण किसान परेशान रहता था और किसान भी भ्रम में फंसा रहता था। पड़ोस वाला कहता था कि मैं ये लाया, तो उसको लगता है मैं ये लाया हूं, मैंने तो गलती की, अच्छा छोड़ो इसको पड़ा रहने दो, वो मैं नया लाया लेके आता हूं। कभी कभी किसान इस भ्रम में डबल खर्चा कर देता था। डीएपी हो, एमओपी हो, एनपीके हो, ये किस कंपनी से खरीदे, यही किसान के लिए चिंता का विषय रहता था। ज्यादा मसूर खाद के फेरे में कई बार ऐसा भी ज्यादा देना पड़ता था, और मान लीजिए उसके दिमाग में एक ब्रांड भर गई है, वो नहीं मिला और दूसरा लेना पड़ा, तो वो सोचता है चलो इसमें जरा पहले 1 किलो उपयोग करता था, अब 2 किलो करूं, क्योंकि ब्रांड दूसरी आई है पता नहीं कैसे, मतलब उसका खर्चा भी ज्यादा हो जाता था। इन सारी समस्याओं को एक साथ एड्रेस किया गया है। अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। देश में आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, एक ही नाम, एक ही ब्रांड से और एक समान गुणवत्ता वाले यूरिया की बिक्री होगी, और ये ब्रांड है भारत। अब देश में यूरिया भारत ब्रांड से ही मिलेगी। जब पूरे देश में फर्टिलाइजर का ब्रांड एक ही होगा, तो कंपनी के नाम पर फर्टिलाइजर को लेकर होने वाली मारामारी भी खत्म हो जाएगी। इससे फर्टिलाइजर की कीमत भी कम होगी, खाद तेजी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। साथियों, आज देश में लगभग 85% हमारे जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं। 1 हेक्टर 1.5 हेक्टर से ज्यादा जमीन नहीं है इनके पास। और इतना ही नहीं, समय के साथ जब परिवार का विस्तार होता है, परिवार बढ़ता है,
तो उतनी छोटे से टुकड़े के भी टुकड़े हो जाते हैं। जमीन और छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित हो जाती है। और आजकल जलवायु परिवर्तन देखते हैं हम। दिवाली तो आ गई, बारिश जाने का नाम नहीं ले रही है। प्राकृतिक प्रकोप चलता रहता है। साथियों, उसी प्रकार से अगर मिट्टी खराब होगी, अगर हमारी धरती माता की तबीयत ठीक नहीं रहेगी, हमारी धरती माता ही बीमार रहेगी, तो हमारी मां, उसकी उपजाऊ क्षमता भी घटेगी, पानी की सेहत खराब होगी, तो और समस्याएं होगी। ये सब कुछ किसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए, अच्छी उपज के लिए हमें खेती में नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना ही होगा। ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति को, ज्यादा टेक्नोलॉजी को खुले मन से अपनाना ही होगा। इसी सोच के साथ हमने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ाने, टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर बल दिया है। आज देश में किसानों को 22 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं, ताकि उन्हें मिट्टी की सेहत की सही जानकारी मिले। हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी के बीज किसानों को मिले, इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से जागृत प्रयास कर रहे हैं। बीते 7-8 साल में 1700 से अधिक वैरायटी के ऐसे बीज किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं, जो ये बदलती जलवायु परिस्थिति है उसमें भी अपना मकसद पूरा कर सकते हैं, अनुकूल रहते हैं। हमारे यहां जो पारंपरिक मोटे अनाज मिलेट्स होते हैं, उनके बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी आज देश में अनेक हब्स बनाए जा रहे हैं। भारत के मोटे अनाज पूरी दुनिया में प्रोत्साहन पाएं, इसके लिए सरकार के प्रयासों से अगले वर्ष पूरी दुनिया में मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। दुनिया भर में हमारे मोटे अनाज की चर्चा होने वाली है। अब मौका आपके सामने है, दुनिया में कैसे पहुंचना है। आप सभी पिछले 8 साल में सिंचाई को लेकर जो कार्य हुए हैं, उससे भी भली भांति परिचित है। हमारे यहां खेतों को पानी से लबालब भरना, जब तक किसान को खेत में सारी फसल पानी में डूबी हुई नजर नहीं आती है, एक भी पौधे की मुंडी अगर बाहर दिखती है तो उसको लगता है पानी कम है, वो पानी डालता ही जाता है, तालाब जैसा बना देता है पूरे खेत को, और उससे पानी भी बर्बाद होता है, मिट्टी भी बर्बाद होती है, फसल भी तबाह हो जाती है। हमने इस स्थिति से किसानों को बाहर निकालने पर भी काम किया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, उस पर बहुत अधिक बल दे रहे हैं। टपक सिंचाई पर बल दे रहे हैं, स्प्रिंकलर पर बल दे रहे हैं। पहले हमारे गन्ना का किसान ये मानने को तैयार नहीं था कि कम पानी से भी गन्ने की खेती हो सकती है।
अब ये सिद्ध हो चुका है, स्प्रिंकलर से भी गन्ने की खेती बहुत उत्तम हो सकती है और पानी बचाया जा सकता है। उसके तो दिमाग में यही है कि जैसे पशु को पानी ज्यादा पिलाया तो दूध ज्यादा देगा, गन्ने के खेत को पानी ज्यादा दिया तो गन्ने का रस ज्यादा निकलेगा। ऐसे ही हिसाब किताब चलते रहे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में देश की लगभग 70 लाख हेक्टेयर जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है। साथियों, भविष्य की चुनौतियों के समाधान का एक अहम रास्ता नेचुरल फार्मिंग से भी मिलता है। इसके लिए भी देश भर में बहुत अधिक जागरूकता आज हम अनुभव कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती को लेकर गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के साथ साथ यूपी, उत्तराखंड में बहुत बड़े स्तर पर किसान काम कर रहे हैं। गुजरात में तो जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर भी इसको लेकर योजनाएं बनाई जा रही है। बीते वर्षों में प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग को जिस प्रकार नए बाजार मिले हैं, जिस प्रकार प्रोत्साहन मिला है, उससे उत्पादन में भी कई गुना वृद्धि हुई है। साथियों, आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। साथियों, आज बेहतर और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम खेत और बाजार की दूरी को भी कम कर रहे हैं। इसका भी सबसे बड़ा लाभार्थी हमारा छोटा किसान ही है, जो फल, सब्जी, दूध, मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों से जुड़ा हुआ है। किसान रेल और कृषि उड़ान हवाई सेवा से इसमें छोटे किसानों को भी बहुत लाभ मिला है। ये आधुनिक सुविधाएं आज किसानों के खेतों को देश भर के बड़े शहरों से, विदेश के बाजारों से कनेक्ट कर रही है। इसका एक परिणाम ये भी हुआ है कि कृषि क्षेत्र से एक्सपोर्ट अब उन देश को भी होने लगा है, जहां पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। कृषि निर्यात की बात करें तो भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में है। आज दुनिया के 10 प्रमुख देशों में है। कोरोना की रुकावटों के बावजूद भी, 2 साल मुसीबत में गए, उसके बावजूद भी हमारे कृषि निर्यात में 18% की वृद्धि हुई है। गुजरात से बड़े पैमाने पर कमलम फ्रूट, जिसको बाहरी भाषा में ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, भारत में उसको कमलम फ्रूट कह रहे, आज विदेश जा रहा है। हिमाचल से पहली बार ब्लैक गार्लिक का एक्सपोर्ट हुआ है। असम का बर्मीज अंगूर, लद्दाख की खुबानी, जलगांव का केला या भागलपुरी जरदारी आम,
ऐसे अनेक फल हैं जो विदेशी बाजारों को भा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के तहत ऐसे उत्पादों को आज प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब भी बनाए जा रहे हैं, जिसका लाभ किसानों को हो रहा है। साथियों, आज प्रोसेस्ड फूड में भी हमारी हिस्सेदारी बहुत अधिक बढ़ रही है। इससे किसानों को उपज के ज्यादा दाम मिलने के रास्ते खुल रहे हैं। उत्तराखंड का मोटा अनाज पहली बार डेनमार्क में गया। इसी प्रकार कर्नाटक का ऑर्गेनिक जैकफ्रूट पाउडर भी नए बाजारों में पहुंच रहा है। अब त्रिपुरा भी इसके लिए तैयारी करने लगा है। ये बीज हमने पिछले 8 वर्षों में बोए हैं, जिसकी फसल अब पकनी शुरू हो गई है। साथियों, आप सोचिए, मैं कुछ आंकड़े बताता हूं। ये आंकड़े सुनकर के आपको लगेगा कि प्रगति और परिवर्तन कैसे होते हैं। 8 साल पहले जहां 2 बड़े फूड पार्क ही देश में थे, 2 बड़े फूड पार्क, आज ये संख्या 23 हो चुकी है। अब हमारा प्रयास ये है कि किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओ और बहनों के स्वयं सहायता समूहों को भी इस सेक्टर से कैसे अधिक से अधिक जोड़े। कोल्ड स्टोरेज हो, फूड प्रोसेसिंग हो, एक्सपोर्ट हो, ऐसे हर काम से छोटा किसान सीधे जुड़े। इसके लिए आज सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साथियों, तकनीक का ये प्रयोग बीज से लेकर बाजार तक पूरी व्यवस्था में बड़े परिवर्तन ला रहा है। हमारी जो कृषि मंडियां हैं, उनको भी आधुनिक बनाया जा रहा है। वही टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान घर बैठे ही देश की किसी भी मंडी में अपनी उपज बेच सके, ये भी ई नाम के माध्यम से किया जा रहा है। ई नाम से अब तक देश के 2.25 करोड़ से ज्यादा किसान और 2.5 लाख से अधिक व्यापारी जुड़ चुके हैं। आपको ये जानकर के भी खुशी होगी कि अभी तक इसके माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लेन देन हुई है। आपने देखा होगा, आज देश के गांवों में जमीन के घर के नक्शे बनाकर किसानों को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन सभी कामों के लिए ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। साथियों, खेती को ज्यादा से ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को उपयोग को हमारे स्टार्टअप नए युग में ले जा सकते हैं। आज यहां इतनी बड़ी संख्या में स्टार्टअप से जुड़े साथी मौजूद हैं। बीते 7-8 सालों में खेती में स्टार्टअप की संख्या, ये भी आंकड़ा सुन लीजिए, पहले 100 थे, 100, आज 3000 से ज्यादा स्टार्टअप खेती में टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप, ये इनोवेटिव युवा, ये भारत की टैलेंट, भारतीय कृषि का, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भविष्य नए सिरे से लिख रही है। लागत से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक की हर समस्या का समाधान हमारे स्टार्टअप्स के पास है। अब देखिए, किसान ड्रोन से ही किसान का जीवन कितना आसान होने वाला है। मिट्टी कैसी है, मिट्टी को कौन सी खाद चाहिए, कितनी सिंचाई चाहिए, बीमारी कौन सी है, दवाई कौन सी चाहिए, इसका अनुमान ड्रोन लगा सकता है
और आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। दवाई का स्प्रे करना है तो ड्रोन उसी हिस्से में स्प्रे करता है जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है। इससे स्प्रे और खाद की बर्बादी भी रुकेगी और किसान के शरीर पर जो केमिकल गिरता है उससे भी मेरा किसान भाई बहन बच जाएगा। भाई और बहनों, आज एक और बहुत बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र मैं आप सभी किसान साथियों, हमारे इनोवेटर्स के सामने जरूर करना रहूं। आत्मनिर्भरता पर इतना बल मैं क्यों दे रहा हूं और खेती की, किसानों की इसमें क्या भूमिका है, ये हम सबको समझ करके मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। आज सबसे अधिक खर्च जिन चीजों को आयात करने में हमारा होता है वो खाने का तेल है, फर्टिलाइजर है, कच्चा तेल है। इनको खरीदने के लिए ही हर साल लाखों करोड़ रुपए हमारे दूसरे देशों को देना पड़ता है। विदेशों में जब कोई समस्या आती है तो इसका बुरा असर हमारे यहां पर भी पड़ता है। अब जैसे पहले कोरोना आया, हम मुश्किलें झेलते झेलते दिन निकाल रहे थे, रास्ते खोज रहे थे। अभी कोरोना तो पूरा नहीं हुआ तो लड़ाई छिड़ गई। और ये ऐसी जगह जहां हम बहुत सी बातें वहां से खरीदते थे, जहां से ज्यादा हमारे पास जरूरतें थी, वही देश लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। उन ऐसे ही देशों पर इन लड़ाई का प्रभाव भी ज्यादा हुआ है। अब खाद को ही लीजिए, यूरिया हो, डीएपी हो या फिर दूसरे फर्टिलाइजर, ये आज दुनिया के बाजारों में दिन रात इतनी तेजी से महंगे होते जा रहे हैं, इतना आर्थिक बोझ पड़ रहा है जो हमारे देश को झेलना पड़ रहा है। आज हम विदेशों से 75-80 रुपये किलो के हिसाब से यूरिया खरीदते हैं, लेकिन हमारे देश के किसान पर बोझ न पड़े, हमारे किसान, उन पर कोई नया संकट न आए, जो 70-80 रुपये में हमारा यूरिया हम आज बाहर से लाते हैं, हम किसानों को 5 या 6 रुपये में पहुंचाते हैं भाइयों, ताकि मेरे किसान भाइयों बहनों को कष्ट न हो, किसानों को कम कीमत में खाद मिले। इसके लिए इस वर्ष अब इसके कारण सरकारें खजाने पर बोझ आता है, कई कामों को करने में रुकावटें खड़ी हो जाती है। इस वर्ष लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार का सिर्फ ये यूरिया के पीछे हमको लगाना पड़ रहा है। भाइयों और बहनों, आयात पर हो रहे खर्च को कम करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब ने मिलकर के संकल्प करना ही होगा। हम सब ने मिलकर के उस दिशा में चलना ही होगा। हम सब ने मिलकर के विदेशों से खाने के लिए चीजें लानी पड़े, खेती के लिए चीजें लानी पड़े, इसमें से मुक्त होने का संकल्प करना ही पड़ेगा। कच्चे तेल और गैस पर विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए बायोफ्यूल इथेनॉल पर बहुत अधिक काम आज देश में चल रहा है। इस काम से सीधे किसान जुड़ा है, हमारी खेती जुड़ी हुई है। किसान की उपज से पैदा होने वाले इथेनॉल से गाड़ियां चले और कचरे से, गोबर से बनने वाली बायोगैस से बायो सीएनजी बने, ये काम आज हो रहा है। खाने के तेल की आत्मनिर्भरता के लिए हमने मिशन ऑयल पाम भी शुरू किया है। आज मैं आप सभी किसान साथियों से आग्रह करूंगा कि इस मिशन का अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं। तिलहन की पैदावार बढ़ाकर
हम खाद्य तेल का आयात बहुत कम कर सकते हैं। देश के किसान इसमें पूरी तरह सक्षम है। दालों के मामले में जब मैंने 2015 में आपको आह्वान किया था, आपने मेरी बात को सर आंखों पे उठा लिया था और आपने करके दिखाया था। वरना पहले तो क्या हाल था, हमें दाल भी विदेशों से ला करके खानी पड़ती थी। जब हमारे किसानों ने ठान लिया तो देखते ही देखते दाल का उत्पादन लगभग 70% तक बढ़ाकर दिखा दिया। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। आजादी के अमृत काल में खेती को हम आकर्षक और समृद्ध बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ सभी मेरे किसान भाइयों बहनों को, सभी स्टार्टअप से जुड़े युवाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।